हेलो साथियों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है? आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है अध्याय 7 जिसका शीर्षक है पेड़-पौधों की दुनिया। ठीक है? तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आज सीधे आज हम जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड का एससीईआरटी का जो बुक उल्टाइएगा और अध्याय 7 देखिएगा, आपका इस अध्याय में जो है पहला पेज से देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है पेड़-पौधे का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ठीक है? तो हम लोग को पता ही है कि पेड़-पौधे का हम लोगों के जीवन में क्या महत्व है। देखिए, अगर पेड़-पौधे का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। ये हमें सिर्फ़ ऑक्सीजन देते हैं। सिर्फ़ ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि तमाम प्रकार के फल, फूल, जड़ी-बूटियाँ, लकड़ियाँ आदि भी देते हैं। घर के आस-पास पौधारोपण करने से गर्मी, भूचलन, धूल आदि की समस्या से हम क्या होते हैं, बच सकते हैं। तो पेड़-पौधे से तब लोग पता चल गया होगा कि जो है हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है? चलिए, इसके बाद देखते हैं। मतलब पेड़-पौधे जो है अध्ययन, नहीं, तो अगर पेड़-पौधों के अध्ययन के लिए हमें कई बार स्कूल से बाहर सैर पर भी जाना होगा, ठीक है? कहता है पेड़-पौधे का अध्ययन हम किस प्रकार करेंगे? पेड़-पौधे का अध्ययन के लिए हो सकता है कि हमें कई बार स्कूल से बाहर जाना पड़े, जैसे बगीचे और खेत में जाकर उसका जो है अवलोकन करना होगा। नहीं, सैर पर जाने से पहले नीचे लिखे लिखे जो है चीज़ें इकट्ठा करना होगा हमें। तो देखिए हम अगर मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो कौन-कौन से चीज़ों का इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में दिया है आपके एससीईआरटी बुक में दिया है लाइन बाय लाइन देखिए। अगर पौधों को उखाड़ने के लिए क्या होना चाहिए? खुरपी होना चाहिए या फिर चाकू होना चाहिए। एक झोला और गीला कपड़ा होना चाहिए। अखबार, पुरानी पत्रिकाएँ या फिर रद्दी कागज़ होना चाहिए। कॉपी, पेंसिल, धागा या ब्लेड होना चाहिए। नहीं, इसमें एक बात और है, कहा है कि देखिए नोट जब सैर पर जाए तो ध्यान रखें कि पेड़-पौधे को कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है? अगर मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं सैर पर, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इससे क्या हो, पेड़-पौधों को नुकसान नहीं हो और आवश्यकता अनुसार किसी एक पौधे की 1-2 से ज़्यादा पत्तियाँ ना तोड़ें। नहीं, पत्तियाँ भी नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेड़-पौधा जो है का जो भोजन जो पत्तियों में बनता है और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण वहाँ पर भोजन बनता है। ज़्यादा पत्तियों को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, पौधे को नुकसान ही हो जाएगा। ठीक है? अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखिए तना के बारे में। तना क्या होता है समझेंगे। अगर पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर के भ्रूण-पंखुड़ से विकसित होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रकाश की ओर बढ़ता है, तना कहलाता है। ठीक है? पौधे जो होता है और कैसे बढ़ता है? प्रकाश की ओर। ठीक है? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तना। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत इसलिए लिखा गया है क्योंकि तना जो होता है आगे बढ़ता है, तो वह पृथ्वी के विपरीत बढ़ता है। नहीं, तो ऐसे शाखाएँ, पत्ते, फूल और फल उत्पन्न होते हैं। जितना जो होता है जैसे मान लीजिए शाखा हो गया, पत्ते हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, सब कहाँ से आता है? तना से ही निकलता है। ठीक है? अब देखिएगा कि पौधों में तना का क्या कार्य होता है? तो देखिए तना पौधों को आकृति प्रदान करता है। यह जल, खनिज, लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। जो है कुछ पौधों के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रहण करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले पहला जो तना का प्रमुख कार्य क्या करता है तना? पौधों को आकृति प्रदान करता है। ठीक है? इसके अलावा क्या करता है? यह देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये जल, खनिज, लवण, भोजन के संवहन का मार्ग है। तो जैसे पौधा जब भोजन बनाता है, तो सूर्य से प्रकाश लेता है, ठीक है? और धरती से क्या लेता है? जल, खनिज, लवण। अब जल, खनिज भोजन तो कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो पत्तियों तक जो पहुँचाने का काम करता है, वो कौन-सा काम करता है? तना ही करता है, ठीक है? धरती से जो है जल, खनिज, लवण लेकर जो है पत्तियों तक पहुँचाने का काम कौन करता है? तना करता है, ठीक है? इसके बाद फिर देखिए फिर क्या कर रहा है? कुछ पौधों के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रहण करते हैं। कुछ तने के पौधे जो है क्या होता है? भूमिगत होता है और फिर क्या करते हैं? भोजन का संग्रहण करते हैं। चलिए, अभी हम लोग जो है पौधे का वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए पौधों को 3 वर्गों में बाँटा जा सकता है, ठीक है? पौधों को कितने वर्गों में बाँटा जा सकता है? 3 वर्गों में बाँटा जा सकता है। पहला क्या हो गया? शाक। शाक क्या होता है समझेंगे? जिन पौधे का तना हरा और कोमल होता है तथा सामान्यतः कम ऊँचाई का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शाक कहते हैं, ठीक है? चलिए दूसरे नंबर पे आता है झाड़ी। तो झाड़ी देखिए क्या क्या होता है? जिन पौधों में शाखाएँ तने के आधार से अधिक संख्या में निकलता है, उस और जिसका तना सख्त देखिए, क्या कह रहा है? जिसका तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? झाड़ी कहा जाता है। अब फिर वृक्ष किसे कहेंगे? देखिए, कह रहा है कि जिन पौधों का तना सख्त, भूरा, छाल वाला, मोटा होता है, जिसकी शाखाएँ तने के ऊपरी भाग से निकलती है, उन्हें वृक्ष कहते हैं। आप यहाँ पर जो है शाक और झाड़ी और वृक्ष का तीनों का चित्र जो देख सकते हैं। शाक देखिए, ये आपका क्या हो गया? शाक, ये क्या हो गया आपका? झाड़ी और ये क्या हो गया आपका? वृक्ष हो गया। ठीक है? चलिए।
अब क्या कर रहा है देखिए, अगर अपने आस-पास से शाक, झाड़ी और वृक्ष के 5-5 उदाहरण दे। नहीं, तो हम जो है शाक और क्या है वृक्ष और क्या है शाक, झाड़ी और वृक्ष के 5 उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने उदाहरण भी दिया है यहाँ पर। साग का आप उदाहरण क्या दे सकते हैं, जैसे मक्का हो गया, देखिए पालक हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, बैंगन हो गया। तो ये सब क्या है साग के उदाहरण हैं। अगर बात झाड़ी की करेंगे तो झाड़ी में क्या आ जाएगा देखिए गुलाब, जंगली बेर, ठीक है? जंगली बेर, करौंदा, नीलकांटा, गड़हुल ये सब जो है क्या हो गया? झाड़ी हो गया। बात वृक्ष की करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए नीम, आम, बरगद, पीपल और चीड़। ये सब क्या हो गया? वृक्ष के उदाहरण हो गया। ठीक है? चलिए, अब हम पढ़ेंगे तने पर पत्तियों की जमावट या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं विन्यास कहते हैं। ठीक है? तने पर पत्तियों की जमावट या फिर क्या कहेंगे विन्यास कहेंगे। तो देखिए ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक में क्या है अकेली पत्ती या एकल पत्ती, ठीक है? एक है किसी पौधे की डाली देखिए, किसी पौधे की डाली क्या कर रहा है देखिए किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, ऐसी पत्ती को अकेली पत्ती या फिर एकल पत्ती कहते हैं। ठीक है? मान लीजिए किसी पौधे की डाली है, नहीं, उसे अगर एक ही पत्ती निकले एक जगह से तो उसे हम लोग क्या कहेंगे अकेली पत्ती कहेंगे या फिर एकल पत्ती कहेंगे। ठीक है? फिर देखिए क्या है, या जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दूसरे स्थान पे है, दूसरे नंबर पे क्या है? जोड़ीदार, नहीं जोड़ीदार जमावट है। किसी पौधों में पत्तियाँ जोड़ी में एक-दूसरे के विपरीत दिशा में निकलती है, ऐसे जमावट को हम लोग क्या कहते हैं? जोड़ीदार जमावट कहेंगे। नहीं, विपरीत निकलेगा एक मान लीजिए लेफ्ट साइड से निकलेगा तो एक राइट साइड से भी निकलेगा एक ही बार, उसे क्या कहेंगे हम लोग? जोड़ीदार जमावट कहेंगे। ठीक है? इसके बाद जैसे क्या है देखिए गुच्छेदार जमावट क्या होता है? तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियाँ गुच्छे के रूप में निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुच्छेदार ज जमावट कहते हैं। चलिए इसको और हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी आगे देखते हैं। देखिए पत्तियों का विन्यास, पेड़-पौधे के तने पर पत्तियों के लगने या जमने के क्रम को पत्तियों का विन्यास कहते हैं। ठीक है? अभी आएँगे हम लोग पत्तियों के बारे में तो पढ़ लिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे जड़ के बारे में। तो देखिएगा पौधों में जो जड़ होता है, उसका कार्य क्या होता है? देखिए, जड़ जो है मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा रखने में मदद करता है, ठीक है? अगर पौधों को खड़ा रखने में मदद पूछेगा कौन करता है तो क्या हो जाएगा जड़। यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करता है। मिट्टी में उपस्थित जो है खनिज लवणों का अवशोषण कौन करता है? जड़। और जड़ जो है तना के द्वारा पत्तियों तक पहुँचाता है। फिर देखिए नहीं, जड़ से मतलब तना जो है खनिज लवण ग्रहण करता है और फिर जो है उसको उसे पत्तियों तक पहुँचाता है। फिर देखिए जड़ें जो है मिट्टी को बाँधती है तथा मिट्टी के कटाव को रोकती है। और क्या करा है कुछ पौधे की जड़ों में भोजन संग्रहण भी होता है। नहीं, कुछ पौधे की जो जड़ें हैं उसमें क्या होता है देखिए भोजन संग्रहण भी होता है। ठीक है? चलिए, अब हम जड़ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जड़ जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है? देखिए क्या होता है 2 प्रकार का? जिस जड़ में एक मुख्य जड़ है और जिनमें कई सहायक जड़ें निकलती है, उस जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है? अब देखिएगा जड़ 2 प्रकार का होता है, कौन-सा जो होता है? एक मूसला जड़ होता है, दूसरा क्या होता है? झकरा जड़ होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेशेदार जड़। झकरा जड़ या फिर क्या होता है? रेशेदार जड़। ठीक है? तो कहा है कि जिस जड़ में एक मुख्य जड़ होता है और जिनमें से कई सहायक जड़ें निकलती है, उस जड़ को हम लोग क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। जैसे मान लीजिए चुकंदर हो गया, आम हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, आदि हो गया। ठीक है? इसको हम लोग फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे आगे आगे जो है देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि दूसरे नंबर पे क्या आता है, देखिए। फिर क्या कहता है कि जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं है, बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती है, उस जड़ को हम लोग क्या कहते हैं? झकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़ कहते हैं, जैसे गेहूँ, धान, जौ आदि। फिर ये देखिए, यहाँ पर जो है क्या है? ये 2 जड़ है। 2 जड़ों का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, फिगर दिया गया है। ये कौन-सा जड़ हो गया देखिए, मूसला जड़ हो गया और ये क्या हो गया? झकड़ा जड़ हो गया या रेशेदार जड़ हो गया। देख रहे हैं? एक जो है एक जो है क्या है? मेन जड़ है, ठीक है? उसे बारी-बारी से ऐसे-ऐसे निकल रहा है। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें पूरे जो है ऐसे जकड़ा हुआ है पूरा। नहीं, तो ये कौन-सा जड़ हो गया? मूसला जड़ हो गया और ये कौन-सा जड़ हो गया? रेशेदार जड़ हो गया। ठीक है? चलिए, अब फिर हम आते हैं पत्ती पे। पत्ती की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पत्ती पर रेखाओं को शिराएँ कहते हैं। ठीक है? पत्ती पर जितनी रेखाएँ होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिराई कहते हैं। ये पत्तों को सहारा प्रदान करती है और पत्ती के माध्यम से पानी, खनिज और परिवहन करती है। पत्ती के बीच में एक प्रमुख रेखा को जो हम लोग क्या कहते हैं? देखिए मध्यशिरा कहते हैं। ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? पत्ती पर रेखाओं को क्या कहते हैं? शिराएँ कहते हैं। पत्ती पर जो रेखा रहता है नहीं, उसे क्या कहते हैं? शिराएँ। पढ़ेंगे इसको भी हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे आगे। ये पत्तों को सहारा प्रदान करती है और पत्ती के माध्यम से पानी, खनिज परिवहन करती है। पत्तियों को सहारा देने का काम कौन करती है? शिराएँ ही करती है, ठीक है? और पानी और खनिज का परिवहन भी
मतलब यही करती है पत्तियों में। इसके बाद है पत्ती के बीच में एक प्रमुख रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यसिरा। तो जो बीच में लंबा वाला रेखा होता है उसी को क्या कहा जाता है? मध्यसिरा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप मध्यसिरा। नहीं, ये सब क्या है? सिराएं हैं। ठीक है, और ये जो बीच में है ये क्या है? मध्यसिरा है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं पत्ती से संबंधित कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग को देखना होगा, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन जो है कहाँ से आता है? लाइन बाय लाइन से आता है। ठीक है, हम कुछ कुछ चीज़ों को भी जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए क्या है, एक पत्ती में सिराओं द्वारा बनाया गया प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। ठीक है, यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों जाल जैसा हो तो यह शिरा विन्यास जाली का शिरा विन्यास कहलाएगा। जैसे बरगद, आम, कटहल आदि पत्तियां आदि। देखिए फिगर देखिए तब समझ में आएगा। ये जो है, ये क्या है? ये जो है ये सब क्या है? शिरा विन्यास है। ठीक है, ये सब शिरा विन्यास है। क्या पढ़े थे हम लोग? एक पत्ती में शिराओं द्वारा बनाया गया प्रतिरूप क्या कहलाता है? शिरा विन्यास। तो ये सब जितना प्रतिरूप है, ये सब ये जितना प्रतिरूप है सब क्या है? शिरा विन्यास है। ठीक है, ये सब क्या है? शिरा विन्यास है। दूसरा क्या पढ़े हम लोग? दूसरा पढ़े कि यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह शिरा विन्यास जाली का शिरा विन्यास कहलाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मध्य शिरा, तो मध्य शिरा इसमें कौन हुआ? ये हुआ। और जाल जैसा वैसे ऐसे ऐसे है ना? नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? जाली का शिरा विन्यास कहलाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम लोग क्या पढ़े? अच्छा, इसमें उसका उदाहरण भी देख सकते हैं। जाली का शिलान्यास का क्या हो जाएगा? बरगद का पौधा हो गया, जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, नहीं जामुन हो गया, वगैरह वगैरह बहुत होगा। चलो आदि यहाँ पे कर दिए हैं। इसके बाद है देखिए कुछ पत्तियों में ये शिराएँ एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे शिलान्यास को समांतर शिलान्यास कहते हैं, जैसे धान, गेहूँ, घास आदि। देखिए समांतर शिलान्यास क्या होगा? जैसे ये देखिए ये घास है, ठीक है? ये घास है ना? तो इसके जो है समांतर होगा। नहीं, जैसे अब जो है धान का पौधा देखे होंगे, तो उसमें जो है पत्तियाँ ऐसे नहीं होती है, ठीक है? इसमें ऐसे पत्तियाँ होती हैं। नहीं, तो ये कौन-सा शिलान्यास है? समांतर। कहने का मतलब एक-दूसरे के क्या हो? इसका ये जो वाले भाग होता है, ये ऐसे नहीं होता है, सीधे एक-दूसरे के क्या हो? समांतर हो। ऐसे समांतर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर शिलान्यास कहेंगे। ठीक है? चलिए, अब एक बहुत अच्छा-सा पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। कहता है कि पौधे द्वारा अनावश्यक जल को, ठीक है, वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है? देखिए, इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है? अगर आप पेड़-पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं, उसमें केवल थोड़े से अंश का ही पादप के शरीर में जो है उपयोग होता है। नहीं, शेष जो है अधिकांश जल पौधे द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। इससे संबंधित हम जो है एक प्रयोग करेंगे जो आपके एससीईआरटी बुक में दिया हुआ है। प्रयोग में क्या है देखिए, आवश्यक सामग्री क्या होगा? पौधा, पॉलीथीन की 2 पारदर्शी थैले तथा धागा। पारदर्शी मतलब जिससे वस्तु हमें दिखाई दे आर-पार। कह रहा है इस गतिविधि को जो है देखिए समझिए, क्या कर रहा है देखिए, इस गतिविधि को दिन के समय जब धूप खिली हो उस समय करें। किसी स्वस्थ भली-भांति सिंचित और धूप में स्थित पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार, तब देखिए चित्रानुसार, तो चित्र तो यहाँ पे बनाया गया है देखिए। ये जो है आपका फिगर है, ठीक है? तो इसीलिए कहा गया है चित्रानुसार। क्या कहा गया है देखिए, चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बाँध दे। दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बाँधकर धूप में रख दे। कुछ घंटे के बाद पॉलीथीन की थैली आंतरिक पृष्ठों को ध्यानपूर्वक देखें। आप देखिएगा कि थैली में जल की बूँदें दिखाई देती है। तो ये बूँदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है देखिएगा, तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है? इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, देखिए, ठीक है? ये पौधा है। नहीं, इसमें जो है क्या है, सूर्य के प्रकाश में ये जो है एक यहाँ पर बहुत सारे पत्ते निकले हैं, इसमें पन्नी बाँध दिया गया। तो कुछ समय के बाद देखा गया, इस पन्नी में जो है कुछ जल की बूँदें थे। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि पौधों की पत्तियों से जो है जितना जल का उपयोग होता है, ये पौधे की पत्तियाँ उपयोग कर लेता है, इसके बाद जल को जो है बाहर निकाल देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? जल वाष्प। ठीक है? देखिए, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बीज के बारे में। तो बीज क्या होता है? कह रहा है देखिए, ऐसी ऐसी रचना जो साधारणतया गर्भाधान के बाद भ्रूण में विकसित हो जाए उसे क्या कहा जाता है? बीज कहलाता है। ठीक है? जिसको हम मान लीजिए बो दे या फिर मिट्टी के अंदर डाल दे तो उससे जो है एक पौधा निकल जाए। भ्रूण का मतलब क्या हुआ? एक पौधा निकले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बीज कहेंगे। बीज भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए एक बीज पत्र क्या होता है? तो वैसा बीज पत्र जिसमें एक बीज पत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? एक बीज पत्र। जैसे मान लीजिए गेहूँ देखे हैं? नहीं, नहीं, गेहूँ में एक ही बीज पत्र होता है। मक्का में भी एक ही बीज पत्र, माँस, केला में सब में क्या होता है? एक बीज पत्र होता है।
बात द्विबीजपत्री की करेंगे तो देखिए वैसा बीज जिसमें एक बीज पत्र होता है उसे एक बीजपत्री कहते हैं। ये देखिए सेम जो है डेफिनेशन आ गया यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा, क्या होगा देखिए, वैसा बीज पत्र जिसमें 2 बीज पत्र होते हैं। ये क्या हो जाएगा देखिए, क्या करा है, वैसा बीज पत्र जिसमें 1 नहीं होगा, क्या होगा 2, ठीक है? 2 बीज पत्र होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री कहेंगे। जैसे मान लीजिए सेब है, नाशपाती है, घास है, मटर है। देखिए मटर का जो है, नहीं, जैसे मटर है, आप जो है मटर का जो है ऊपर से जो कवर होता है वो अगर निकाल दीजिएगा और उसको खोलिएगा, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि 2 बीज पत्र होगा, ठीक है? अब इसे समझ गए होंगे कि एक बीज पत्र क्या होता है और 2 बीज पत्र क्या होगा होता है। जैसे मान लीजिए गेहूँ है, तो गेहूँ को आप खोलिएगा तो 2 नहीं निकलेगा, लेकिन मटर को खोलिएगा तो उससे 2 बीज पत्र निकल जाएगा। जैसे मक्का को खोलिएगा तो 2 बीज पत्र नहीं निकलेगा, 1 ही बीज पत्र रहेगा। लेकिन आप वही जो है चना को खोलिएगा, चना को खोलिए, ठीक है? और वहाँ पे देखिए उसका जो ऊपर वाला कवर होता है वो हटा दीजिए और फिर खोलिए, तो आप आपको वहाँ पर जो है 2 बीज पत्र देखने को मिल जाएगा, ठीक है? कर दें नोट, देखिए इससे जो संबंधित है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको यहाँ पर कवर किया गया है। क्या कह रहा है देखिए, एक बीज पत्र वाले पौधों की पत्तियों में समांतर शिराएँ होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? अगर किसी कोई बीज मान लीजिए एक बीज पत्र वाला होगा, तो पत्तियों में कौन-सा शिरा विन्यास होगा? समांतर शिराएँ होगा। जबकि द्विबीजपत्री वाले पौधों की पत्तियों में जालीदार शिराएँ विन्यास होगा, ठीक है? जैसे आम तो खाए होंगे आप लोग, आम का जो बीज होता है अगर उसको खोलिएगा तो उसमें कितने बीज पत्र होते हैं? तो 2 बीज पत्र होते हैं। तो अगर 2 बीज पत्र होगा तो उसमें क्या होगा बोलिए? जालीदार मतलब जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा या जालीदार शिरा विन्यास होता है, ठीक है? इसके बाद फिर क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि जिन पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होगा उसकी जड़ रेशेदार होगा, ठीक है? और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, अगर किसी मान लीजिए कोई पत्तियाँ हैं और वह समांतर शिरा विन्यास का होगा, उसका जड़ क्या होगा? रेशेदार होगा और बीज क्या होगा? एक पत्र होगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहा है कि जिस पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होगा, उसकी जड़ क्या होगा? रेशेदार होगा, ठीक है? और बीज में क्या होगा देखिए, एक बीज पत्र होगा। और फिर क्या कर रहा है, जिन पत्तियों में जाली का शिरा विन्यास होगा, उसकी जड़ रेशेदार होगा और बीज क्या होगा? द्विबीजपत्र होगा, ठीक है? समझ में आया? जिन बीज पत्रों में जाली का शिरा विन्यास होगा, उसकी जड़ रेशेदार होगा और बीज क्या होगा? द्विबीजपत्र होगा, ठीक है? चलिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी जो है हम लोगों ने जो है पूरे चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ जो है कवर कर लिया लाइन बाय लाइन। अभी हम लोग उस चैप्टर से संबंधित अध्याय 6 से संबंधित, 6 नहीं 7 था ये, 7 से संबंधित जो भी है, उसका जो है हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न अभ्यास प्रश्नों को और उससे संबंधित उत्तरों को देखेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। क्या कहा गया है? निम्न के चित्र बनाइए, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे क्या है देखिए, मूसलाजर है, तो मूसलाजर का चित्र जो है हम लोग पहले भी देखा था, अभी भी यहाँ पे हम लोग जो है बनाने की कोशिश बनाए हैं। तो आप लोग जो है इसको बढ़िया से जो है अपने नोटबुक में बनाइएगा, ठीक है? दूसरे स्थान पे क्या आता है? झकड़ा जर, तो झकड़ा कर जर का भी यहाँ पर जो है बनाया गया है चित्र, ठीक है? इसके बाद क्या है? पत्तियाँ, तो पत्तियाँ भी दोनों पत्तियाँ बना दिए गए हैं, जाली का शिलान्यास और समांतर शिलान्यास वाले दोनों पत्तियों का यहाँ पर जो है उदाहरण दिया गया है, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी पौधे की पत्तियों में समांतर शिलान्यास होगा तो उसकी जड़ें किस प्रकार होगी? तो मैंने बताया था, अभी ये बताया है कि यदि किसी पौधे की पत्तियों में समांतर शिलान्यास होता है तो उस पौधे की जड़ें छकड़ा या रेशेदार होती है, जैसे मक्का, धान इत्यादि, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो, उसकी पत्ती का शिलान्यास किस प्रकार का होगा? तो झकड़ा होगा तो क्या होगा? रेशेदार होगा। जिस पौधे की जड़ झकड़ा या रेशेदार होते हैं, उसकी पत्ती का शिलान्यास क्या होता है? समांतर शिलान्यास होता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न में से जालिका रूपी शिलान्यास एवं समांतर शिलान्यास वाली पत्तियों को अलग-अलग समूह बनाएँ। जैसे क्या है, धान है, तो देखिए धान क्या हो जाएगा? समांतर शिलान्यास होगा। मक्का, गेहूँ क्या होगा? समांतर शिलान्यास होगा। मक्का क्या होगा? समांतर शिलान्यास होगा। लेकिन वही पीपल की बात करें तो क्या हो जाएगा फिर? जालिका शिलान्यास होगा। आम जालिका शिलान्यास होगा और धनिया भी क्या होगा? जालिका शिलान्यास होगा और तुलसी भी जो है जालिका शिलान्यास होगा। तो मैंने यहाँ पर जो है अलग-अलग पूरा कर दिया है। देखिए ये जो है क्या है? यहाँ पर क्या है देखिए, धान है, गेहूँ है, मक्का है, पीपल है, आम है, धनिया है, तुलसी है, ठीक है? तो इसमें जो आएगा देखिए मैंने अलग-अलग कर दिया। जालिका शिलान्यास में क्या आ जाएगा? पीपल, आम, धनिया, तुलसी। समांतर शिलान्यास में क्या आ जाएगा? धान, गेहूँ, मक्का, ठीक है? चलिए, पौधों में जड़ का क्या कार्य है? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। पौधों में जड़ जमीन से जल एवं खनिज लवण, जिसको पोषक तत्व भी हम लोग बोलते हैं, को अवशोषित करते हैं। इसके साथ पौधे को खड़ा रखने में मदद करता है, जिसके कारण वो हवा, पानी तथा किसी भी विपदा से अपनी सुरक्षा कर पाता है, ठीक है? तो अब जल के बारे में इतना लिख सकते हैं।
इसके बाद है क्या कार्य देखिए तना का 2 कार्य क्या है? तना के 2 प्रमुख कार्य है देखो, पहला तना जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है, दूसरा तना शाखाएँ, पत्तियाँ, फूल को सहारा देता है, ठीक है? फिर देखिए क्या कर रहा है, जल कितने प्रकार के होते हैं? तो जल की संरचना के आधार पर 2 भागों में बाँटा गया है, मूसला जल तथा झगड़ा जल। मूसला जल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस जल में एक मुख्य जल होती है, जिसमें से कई सहायक जलें निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? मूसला जल। इसके बाद फिर देखिए क्या है, रेशेदार या फिर झकड़ा जल। जिस जल में कोई मुख्य शाखाएँ जल नहीं होती है, बल्कि सभी जलें एक ही स्थान से निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? झकड़ा जल कहा जाता है, ठीक है? बात करेंगे जल के 2 मुख्य कार्य बताइए, तो देखिए जल के 2 मुख्य कार्य क्या है? निम्न है, जल ज़मीन से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करता है और दूसरा पौधों को खड़ा रखने में मदद करता है। ये जल के 2 मुख्य कार्य हो गए, ठीक है? इसके बाद देखिए पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य क्या होगा? पत्तियाँ जल वाष्प मतलब जल को वायुमंडल में छोड़ती है, और दूसरा क्या हो जाएगा? पत्ती जो है पौधों का भोजन बनाती है, ठीक है? इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो, तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा? जिस पौधे की जड़ रेशेदार होगी, उसकी पत्ती का शिराविन्यास क्या होगा? जालिका होगा, ठीक है? इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो, तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? जिस पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास होगा, उस पौधे की जड़ें रेशेदार या फिर क्या होगी? झकड़ा होगी, ठीक है? इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, देखिए जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक मूसला, दूसरा क्या होगा? रेशेदार होगा, ठीक है? इसके बाद फिर क्या कह रहा है देखिए, जड़ें मिट्टी से जल एवं क्या करते हैं? तो खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर क्या कह रहा है, पौधे को 3 वर्गों में बाँटा गया है, शाक, झाड़ी और अगला क्या पढ़े थे हम लोग? वृक्ष। नहीं, इसके बाद है झकड़ा जल का दूसरा नाम क्या था? रेशेदार जल है। पढ़े थे ना रेशेदार जल या फिर झकड़ा जल। इसके बाद फिर क्या था देखिए, जिन पत्तियों में शिराएँ एक-दूसरे के समांतर होता है, उसका शिराविन्यास क्या कहलाता है? तो समांतर शिराविन्यास बोलेंगे, ठीक है? या फिर रेशेदार भी बोलते हैं हम लोग। अब है सही विकल्प चुनने वाला प्रश्न, तो आम है, तो आम क्या है बताइए? बताइए आम क्या है? आम ना शाक नहीं तो नहीं होगा, झाड़ी भी नहीं होगा, तो वृक्ष हो जाएगा आम, ठीक है? इसके बाद फिर क्या कर रहा है, पत्तियाँ जो है, जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या करती है? तो भोजन करती है? नहीं, वाष्पोत्सर्जन करती है, ऑक्सीजन, तो क्या इसमें सभी हो जाएगा? सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसके बाद है जल की बूँदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इसके लिए क्या कहा जाता था? पढ़े हम लोग, क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद फिर देखिए मक्का बीज में एक बीजपत्र होता है, अतः इसे क्या कहते हैं? एक बीजपत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बीजपत्री। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा डिटेल्स के साथ जो है खत्म किया। इस चैप्टर का नाम था पेड़-पौधों की दुनिया, ठीक है? यहाँ पर दुनिया में आ की मात्रा थोड़ा-सा मिसिंग है। नहीं, चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर को खत्म किया। जय हिंद।